राजप्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के अंतर्गत हम 8वां पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के नाम से है। इसमें हमने एक वीडियो आपके पास पूर्व में जारी कर दिया है। आज हम दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज हम साझी संपदा से शुरू करने जा रहे हैं और साझी संपदा का अर्थ होता है जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो और उसके पीछे मूल तर्क यह है कि इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा या ऐसे संसाधन जो प्रकृति उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे। साझी संपदा का अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं उन प्राप्त प्रकृति के जो संसाधन है उनका उपभोग का स्तर उनके रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान उसका उत्तरदायित्व निभाने होंगे। और इसमें सदियों से जो चलन और आपसी साझेदारी से भारत के ग्रामीण समुदाय ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा को का आकार घट रहा है और इसकी गुणवत्ता और गरीबी को उसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। दक्षिणी भारत के अंतर्गत इस प्रकार के वन प्रदेशों में विद्यमान जो पावन वन प्रांतों का प्रबंधन परंपरागत ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है और अब भी करने का प्रयास करते हैं। यह साझी संपदा। अब हमारा जो अगला बिंदु है वह है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या रुख रहा है, भारत का पर्यावरण के मसले में क्या आधार रहा है। वैसे भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर 1997 पर जो हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया, भारत, चीन और अन्य विकासशील जो देश थे क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई थी क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर में जब मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है और बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि अन्य जो विकासशील देश हैं और उन विकासशील देशों में हमारा भारत भी शामिल है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का तर्क है कि भारत के अंतर्गत भी यहाँ चीन में भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नज़र आएंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की जब बैठक हुई उसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस
गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र का है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि वहाँ इन देशों में एक लंबी अवधि तक बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार तथा अन्य जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है और इसी तर्क के आधार पर ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव को ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादा विकसित देशों की है और विकासशील देशों की हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेज़ी से जो औद्योगिक देश हैं और औद्योगिक देश ब्राज़ील, चीन और भारत भी उसमें शामिल है। ऐसी स्थिति में नियमाचार की बाध्यता का पालन करते हुए ग्रीन हाउस के गैस उत्सर्जन को कम करे और भारत इस बात के लिए के भी खिलाफ रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि यह बात नियमानुसार की मूल भावना के विरुद्ध है और भारत पर इस तरह की बाध्यता आयदा करना अनुचित भी है, क्योंकि भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के 2000 के औसतन 3.8 टन प्रति व्यक्ति से के आधे से भी कम होगा। यानी भारत में वह 2030 है उसमें जो कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने की क्षमता है वो संसार में जो उत्सर्जन बढ़ रहा है 2000 के औसत टन से भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में भारत ने इसका विरोध भी किया है। फिर भी यहाँ भारत ने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छ दर ईंधन अनिवार्य कर दिया है और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई और 2003 के बिजली अधिनियम के नवीनीकरण और ऊर्जा के इस्तेमाल को भारत ने बढ़ावा दिया है और हाल ही में जो प्राकृतिक गैसों के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है और भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है, जिसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेंगे और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल भी होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को भी अनुमोदित किया है और भारत ने पृथ्वी सम्मेलन हुआ है जिसे रियो के क्रियान्वित का पुनरावलोकन किया और इसका मुख्य निष्कर्ष यह निकाला कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है कन्वेंशन में या उस बात में पर्यावरण में जो विकासशील देशों की रियासत शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन हैं उनमें पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाले प्रौद्योगिक मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है और भारत इस बात को ज़रूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिक मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे। अर्थात भारत इस बात के पक्ष में है कि जो विकसित राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र जो विकासशील देश है
उनको जो वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश हैं वो भी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। और भारत का ये मानना भी है कि जो दक्षेश में शामिल देश हैं वो दक्षेश में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं, ताकि इस क्षेत्र की एक वजनदार आवाज़ को आगे बढ़ाया जा सके। अब इसी के तहत हमारा अगला बिंदु है पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, इसके अंतर्गत देखिए विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरणता के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। और इन कार्यकर्ताओं ने कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। और आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन में शामिल किया जाता है। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप ने जन्म ले लिया है और उन्हें खोजा भी जाता है कि इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि भी दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ चर्चा की जाती है और उसी के तहत हमें इस बात का पता भी लगता है कि पर्यावरण आंदोलन के मुख्य विशेषता या उनकी विविधता है। क्योंकि दक्षिण के जो देश हैं मसलन मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है और 3 दशक से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है, जिसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की जो कटाई है वो कटाई खतरनाक गति से जारी है। और पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। खनिज उद्योग पर मौजूदगी सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण गोलार्धों में अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियां के लिए एक खुल चुकी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुल चुकी हैं जो खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो देशों में अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है, जिसके से स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है और उसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना और उनका विरोध भी हुआ है। और उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि फिलीपींस है, जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्र कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया और इस कंपनी का विरोध उसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। और उस विरोध के पीछे परमाणु शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की परोकारी के कारण ही किया जाता है।
कुछ बड़े बांधों के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं और बांध विरोधी आंदोलनों को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, क्योंकि ऐसा आंदोलन में नदियां और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्यायसंगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआत और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा उसके परिवर्तित वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन भी था, बांध विरोधी आंदोलन भी था। और इसी के फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में भी तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका के देशों में भी इस प्रकार की अनेक क्रांतियाँ चली, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बांधों को बनाने की ओर लगी। भारत में भी बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह बात भी एक ध्यान देने योग्य है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी हैं, क्योंकि वे अहिंसा पर आधारित हैं। किसी प्रकार की यहाँ कोई धर्म या हिंसात्मक घटनाएं नहीं होती हैं, शांत प्रिय आंदोलन चलते हैं।